उधार लिए करता इसके। अच्छा। मेरे को बुलाई करता तो भी ले ले, एक दो तो मैं भी गया, मैंने में हालक में लगी थी, मेरे को मैं लेता, उन्हें बड़ा शौक था। वो लोग ऐसे थे कि वो रिश्वत तो खाते नहीं थे, सिफारिशों का कोई था नहीं है, ऐसा कोई नहीं मिलता जो सिफारिश कर देगा। तो इसलिए आम आदमी को इंसाफ मिलता था। उस वक्त फिर ये जीना निकल गया, जीना जाकर अगर ये जीना को कांग्रेस में रखते आज पाकिस्तान ना बनता। उसका एक ही एम था नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाना, महात्मा गांधी का। महात्मा मार बोली सो रहे महात्मा, मैं मुझे नफरत है उससे। ये महात्मा तो उसने बना दिया गौडसे ने जी। कुत्ते की मौत मरता अगर वो ना मरता। टैगोर को कहा कि तुम एक ऐसी आरती लिखो जिससे बादशाह खुश होकर के जाए। वो बोले मैं नहीं लिख सकता, ये मैं इनकी तारीफ नहीं कर सकता। ये जो है ना जन मन गण गण, ये क्या है? ये हमारी गुलामी की निशानी है, धिक्कार है, डूब के मर जाना चाहिए लोगों को। मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ अगर सज़ा भी देंगे मुझे मौला तो जुमा नहीं खड़े होऊंगा। अंग्रेज ने आकर के बात करी है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ को आज़ादी कहते हैं। अगर देखा जाए आज़ादी देने वाले तो 1857 हमारा आज़ादी दे है, ये नहीं है। लाहौर से निर्वाणा गाड़ी आई है, औरतों की छुट्टियाँ काटी हुई थी, बुरा हाल कर रखा था। तो उन्होंने आके गांव में मर बताया, कहा भाई बहुत बड़ा जुल्म होया। कहता गाड़ी में देख कर रो पड़े हम तो, कितना बहुत बड़ा जुल्म किया था इस गांधी ने, देश का बंटवारा कर। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बैठा हूँ कुरुक्षेत्र में। ये मोहन नगर का एक एरिया है, सेक्टर 13 में। मैं मिलने आया था श्री गुलाब सिंह जी से, जिनके बारे में मुझे पता था कि इन्होंने विभाजन को देखा है, क्योंकि ये पैदा यहीं हुए थे। हरियाणा प्रदेश के अंदर कैथल शहर है और वहाँ एक लगता एरिया है कलायत। तो कलायत में ये पैदा हुए थे और 1927 का इनका बर्थ है। तो आप समझ सकते हैं कि 20 साल के व्यक्ति को कितना कुछ याद होगा, कितना कुछ उसने देखा होगा, कितने कुछ लोगों को इधर से उधर विस्थापित होते देखा होगा। तो कम से कम एक सदी के आसपास जी चुके गुलाब सिंह जी से मैं आज आपको रूबरू करवा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें जो आज तक कभी किसी और इंटरव्यू में नहीं हुई होंगी, वो हम इनसे सुनेंगे। तो सबसे पहले गुलाब सिंह जी से कि सर, हमें आपने बताया कि 1927 को आपका जन्म हुआ था, तो वो कौन सा एरिया था कलायत का? किस इलाके में आप लोग रहा करते थे? उस इलाके लोग उसने गाँव था, बस गाँव के में सारे घर इकट्ठे होते और एक फैमिली होती थी सारी। कितनी आबादी थी आसपास? बहुत, यूँ तो मेरी याद नहीं, बहुत थोड़ी आबादी जी। और किस किस जाति के लोग रहते थे वहाँ पर? राजपूत मणिया और ब्राह्मण। और मुसलमान? मुसलमान थोड़े से। मुसलमान कौन से थे? धोबी था, छिम्बी था। कुछ मुसलमानों ने, हिंदू ने खेत में काम करा था, उन्होंने गलती से पानी पी लिया था मुसलमान का, उन्होंने उसको मुसलमान बना दिया था। हमारी हिंदुओं में बीमारी थी ना। अच्छा। एक घर था सिर्फ वो, फिर एक घर से उनके 3-4 घर बन गए थे। आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? वहाँ गवर्नमेंट का स्कूल था कलायत में। अच्छा, तो उसमें सभी जातियों के बच्चे पढ़ा करते थे? हाँ। क्या मुसलमान तो बहुत कम थे। मुसलमान कम थे, लेकिन उनके बच्चे थे? एक इब्राहिम हमारे साथ, इकबाल और अकबर हमारे मेरे साथ पढ़ते थे। अच्छा। हाँ। आपको अपने बचपन के दोस्तों के नाम याद आ रहे हैं? हाँ। तो ये कैसे बच्चे थे जो आपको, इनका परिवेश कैसा था उस वक्त में? हमारे जैसा था, बस कोई मुसलमान नहीं आई। तो मतलब जैसे कि आज हम लोग टोपी डालते हैं और मुस्लिम बन जाते हैं, ना तो वो उस वक्त नहीं था ऐसा? जी। तो ये लोग आपके साथ उठते बैठते? टोपी तो रखते थे वो। हाँ। टोपी तो मुसलमानों वाली रखते थे और कुछ नहीं थे। और ये लोग आपके साथ खाना वगैरह खाते थे? कौन सा खाना? नहीं, उसमें खाते थे। अच्छा। और आप भी इनका नहीं खाते? ना हमारे मैंने समझ नहीं थी इतनी। समझ नहीं थी? फिर तो मुझे समझ में आ गई थी जी। जब मैट्रिक में गया था मैं, जब तो आगे मुझे समझ। अच्छा। और आपके वो जो सब्जेक्ट थे उसमें वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे पढ़ने में? फिक्स थे वो तो सब्जेक्ट, ये आज का ज़माना नहीं था, वो तो बस वही सब्जेक्ट थे। इंग्लिश हुई, उर्दू हुई। हाँ। ये तो उर्दू कौन पढ़ाता था आपको? हैं उर्दू टीचर थे जो वो मुसलमान थे ना। हाँ, मुसलमान एक टीचर था, लेकिन वो जरूरी था, उर्दू पढ़ाता, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाता था। अच्छा। फिर बाद में हेड मास्टर मुसलमान आ गया था। अच्छा।
चौथी में जो मैं पढ़ा ना, हाँ। वो टीचर मुसलमान था, बहुत काम का टीचर था, अच्छा। बहुत। फिर हेडमास्टर आया, वो भी बहुत नाइस आदमी था, हमने ऐसा नाइस आदमी नहीं देखे। वाह। आपको याद होगा उन दिनों स्कूल में एक प्रार्थना गाई जाती थी, हाँ वो कौन सी थी प्रार्थना? बस वो तो मेरे याद नहीं रही कौन सी प्रार्थना थी। अच्छा। हाँ, प्रार्थना तो गाई जाती थी वो। अच्छा। और उन दिनों ना कुछ क्या अजीब तरह के खेल हुआ करते थे, था या वही रोज़मर्रा के जो आज भी खेलते हैं बच्चे? बस खेलने के बारे में तो यूँ लगाओ अंदाजा कि हम रेत में खेलते थे। अच्छा। रेत में खेलते थे, स्कूलों में कोई खेल नहीं होता था। अच्छा, तो वो कैसे क्या हाँ, खेलते उस- थे आप लोग? बस रेत की ड्योल सी बना ली, चक्कर काटे करे थे, हाँ। और फिर थका दिए थे हमें। हाँ। फिर मैं 4 बजे मैंने भूख लग जाती, हाँ। फिर घर आता था। कड़ौनी बोलते हैं उनको, दूध की जी कड़ौनी। जी जी। हमारे 4-5 भैंसें दूध देती थी, हाँ। 2 जगह होती थी, इतनी सारी मलाई उतारता था हाँ। और उसमें शक्कर डाल कर खा लेते थे। वाह वाह वाह। अच्छा, सुबह मेरी माँ दूध बलोई करी थी, हाँ। तो साथ साथ में मक्खन खाते रहते थे। वाह। फिर वो मक्खन नहीं पा करके ऊपर छिंके पर रख देती, हाँ। जब भी आता था मैं वहाँ से वो खा लेता मक्खन। था। हाँ। अच्छा, हर वीरवार को खीर बनती थी, अच्छा। क्योंकि हमारी माँ बहुत विश्वास वो थी, अंधविश्वास में। हम्म। वो पीर का दिन मानते थे उसको, अच्छा, कि भी दूध बलोना नहीं है। आज खीर बनानी। हाँ, वो दूध बलोना ही नहीं होता था, अच्छा। बिल्कुल। हर वीरवार को खीर बनती थी, दूध नहीं बलोना होता था, तो उन्हें ये थी, तो वो खीर खाते थे। तो वो पीर को कहाँ मनाते थे? क्या हैं? कोई दरगाह बनी हुई थी पीर के लिए? ना, कहाँ कुछ पूजने भी नहीं जाते थी, थे? बस वैसे उन्हें उसका विश्वास था ये कि भी ये पीर का दिन है, अच्छा अच्छा। तो बस वो कर देते थे। तो अच्छा, सर्दियों में तो बड़ा मज़ा आता था उस खीर का। हाँ। खीर बनती थी, बाहर रख दे करूँ था मैं, और सुबह उन्हें खा करूँ तो बड़ी जमी हुई करे जैसे। वाह वाह वाह। तो दूध की कोई कमी नहीं थी उसमें। अच्छा, मेरा बड़ा भाई था ना, वो दार लिए करता भैंस की, अच्छा। मेरे को बुलाई करता तो भी ले ले। एक दो तो मैं भी गया, मैंने हालक में लगाई थी, मेरे को मैं लेता, उन्हें बड़ा शौक था ये। तो दूध की तो उस वक्त बहुत ज़्यादा था। अच्छा हाँ। अच्छा, दूध कोई बेचता नहीं था। अच्छा। हाँ, उस ज़माने में किसी ने दूध नहीं बेचा। तो हर घर के अंदर डंगर थे? हर घर के अंदर डंगर थे, नहीं भी हो तो ना हो, लेकिन दूध बेचता कोई नहीं था। पड़ोसी फ्री में दे दिया हाँ, करते? फ्री दे। कमाल है। वो तो ज़माना बड़ा अच्छा ज़माना था, अच्छा ज़माना। अब ज़माना कहाँ रहा है। तो आप कह रहे हो कि वो ज़माना बड़ा अच्छा था, और वही ज़माना था जब अंग्रेज़ों का राज था। हाँ, अंग्रेज़ों का राज था। तो वो बताएं आपकी, जैसे कि मैं भी बुज़ुर्गों से सुनता हूँ कि जो अंग्रेज़ों का राज था वो बड़ा ही अच्छा था। हाँ, तो वो कैसे अच्छा था? वो ऐसे अच्छा था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़्यादातर अफसर जुडिशियल के अंग्रेज़ होते थे, और वो रिश्वत नहीं खाते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उन पे सिफारशी कोई नहीं था। आज तो बड़े लोग सिफारिश कर रहते हैं, आम आदमी को इंसाफ मिलता था। मेरी बुआ दुखेड़ी गांव में एक अम्बाड़े में, अच्छा। वहाँ ब्याही हुई है, तो मैं वहाँ था, मेरे फूफा जी के साथ में लड़ाई हो पड़ी थी चमारों की, राजपूतों की। अच्छा। तो 60-70 आदमी लिखा दिए थे उन्होंने। तो मैंने अपने फूफा जी के, मैं भी जाऊँगा, तो मैं चले गया। अंग्रेज़ आया, जज था, साइकिल पर आया, साइकिल पर खड़ा गया। वो जो अर्जुन मिसर और बैठे थे, नुआ कमाल लगा दी, साइकिल का हाथ नहीं लगाने देता किसी को, आप साफ़ करता है, कपड़ा साथ रखे अंदर दे दिया, और उनको जाएगा तो आप साफ़ करके फिर जाएगा। चपरासी को किसी कुछ नहीं करता। वो लोग ऐसे थे कि वो रिश्वत तो खाते नहीं थे, सिफारिश उनका कोई था नहीं, ऐसा कोई नहीं मिलता जो सिफारिश कर देगा। तो इसलिए आम आदमी को इंसाफ मिलता था। आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े लोगों को तो उस वक्त भी सिफारिश लग जाती थी, नेहरू हो या गांधी हो या कोई और चीज़ हो। आम आदमी को तो सिफारिश इंसाफ अंग्रेज़ के टाइम में मिलता था। तो ये तो हो सके एरर ऑफ जजमेंट हो सके उनके, तो उनका सिफारिशी तो कोई होता नहीं था। तो इसीलिए ये कहावत है एक कि मेरा मामा मिलिट्री में था, तो उसने बताया, कहता है एक कैप्टन था अंग्रेज़, तो वो जो भी डाक आती थी ना, पहले मेरे इनिशियल होकर फिर डिस्पैच में जाती थी। अच्छा।
तो 10 कर देता था वो, अपनी पढ़ता नहीं था। हम्म, तो फिर ये उसने ऑर्डर ये था कि विद इन ए वीक हम्म, ये डिस्पोज होनी चाहिए डाक। अच्छा। तो एक वो ऐड करता मेरा मामा जी, कहता हमारे एक क्लर्क से गलती क्या लगी, वो सारा कागज़ कहीं दबा रह गया। ओहो। तो उसने देखा नहीं तो वीक से ऊपर हो गया। तो जैसे 11 तारीख आई ना 1 तारीख आई, उसने 1 का और लगा दिया अच्छा। उसी के पेन से। हम्म, पेन उस वक्त ये तो थे नहीं ना, ये दूसरे पेन थे टंगड़ी वाले। हाँ, तो वहाँ से दफ्तर में गया, पेन उठाया उसका, उसने लगा दिया और कहता इतनी सारी डाक इकट्ठी करके और बीच में वो रख दिया। कहता डाक देखता रहा, निकालता रहा, डाक देखता रहा। जब वो कागज आया ना, एकदम घंटी बुलाई। अच्छा। कहता आदमी को बुलाओ। कहता इस साइड का एक का हमारा, दूसरा हमारा नहीं है। कमाल है। स्याही वही, पेन वही, सारा कुछ। कहता ये एक का हमारा है, दूसरा नहीं है, सच बोलो। हाँ, आज मेरे से गलती हुई। कहता उसने फिर हम सबको बाहर निकाला। हम्म, कहता तुम कहते हो ना अंग्रेज़ तनख्वाह ज़्यादा लेता है, हम्म, इस बात की तनख्वाह हमारी। हाँ, देखा कितने कागज़ों में से पहचान के दिखाओ। कहता उसी पेन से, उसी उससे से मैंने कर दिया था। तो उनके करैक्टर बड़े काम के थे, नेशनल करैक्टर के ज़बरदस्त लोग थे वो। रिश्वत तो थे ही नहीं उस ज़माने में, बहुत कम, रेयर केसेस में होती थी। छोटे मोटे में सिपाही हो या डिफेंस हो या। अच्छा, उस ज़माने में IAS नहीं होते थे, अच्छा। ICS होते थे, ICS। ICS। और उनकी ट्रेनिंग इंग्लैंड होती थी। अच्छा। हाँ, और ये IPS नहीं होते थे, IP होते थे। अच्छा। तो उनकी भी इंग्लैंड में ट्रेनिंग होती थी। कभी भी ICS और IP ने कभी रिश्वत नहीं खाई कभी, और ना डरते थे कभी। क्योंकि वो सच के साथ देते थे। हैं? क्योंकि वो सच का साथ देते थे। हाँ, सच का साथ देते, वो डरते नहीं थे। जब ये पाकिस्तान, जब इंडिया समझो गुलाम बने दोबारा, तो उस वक्त कैरों साहब ने फ्लेचर को वही कर, उस वक्त के उनके ICS थे, वो बचे हुए थे ना, रिटायर 60 तक सारे रोक लिए थे। फ्लेचर कैरों साहब ने फ़ोन किया, कहते फ्लेचर साहब एक फ़ाइल भेजी थी हमने। कहते कब भेजी थी? कहता 1 हफ्ता। कहता निकल गई? कहता ये कैसे? कहता मेरा 3 दिन के अंदर फाइल निकलती है मेरी, 3 दिन से अंदर कोई फाइल मेरे पास नहीं निकलती। अगर जिन रह गई तो उस आदमी को नौकरी से निकाल देंगे, डिसमिस कर देंगे। तो उसने पूछा, नु कहते चलो बताओ फैसला क्या हुआ? कहते वो फाइल देख के बताऊँगा। तो थोड़ी देर में कैरों साहब ने फिर फ़ोन किया। कहता क्या हुआ फैसला? कहता आपके खिलाफ हो गया फैसला। कहता फ्लेचर साहब क्यों ना आपको घर भेज दिया जाए। हंस के जवाब दिया था फ्लेचर ने, मिस्टर कैरों साहब, चीफ मिनिस्टरों को मैंने कार में आते हुए देखा है, वापस रक्शे में बैठ के जाते हुए देखा है। हम ICS ऑफिसर हैं, हम तो रिटायर होकर घर जाया करते हैं, इससे पहले दुनिया की कोई ताकत हमें घर नहीं भेज सकती। ऐसे ऐसे अफसर थे वो, तो बड़े ज़बरदस्त थे वो अफसर। अब कहाँ रहे? ये जब IAS आए ना, तब बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, उनमें एक चाहे बुरी बात मान लो चाहे अच्छी बात मान लो, वो जो ICS अफसर लेते थे ना, पूरी ख़ानदान की पड़ताल करके लेते थे। ख़ानदान कैसा है, बेईमान तो नहीं है, कैसा है, तब वो लेते थे। आजकल तो इसको ये समझते हैं ना गलत है, तो भाई नई आज़ादी है, हर एक आदमी होना चाहिए। वो देखते थे इसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, इनकी इज्जत क्या है इलाके में, खून में ईमानदारी है कि नहीं। हाँ, उनके तो कानून बड़े अच्छे थे जी। एक सेशन जज के पास है, एक वो बैठते थे असेसर, मेरे अंकल जेलदार थे, वो भी असेसर थे। 5 असेसर एक जज के पास, सेशन जज के पास कमरा था, उसमें बैठते थे। किसी को मौत की सज़ा देने के लिए असेसर से पूछता था वो कि तुम अपना फैसला सुनाओ। उन्होंने कलर के देखा था, अपना फैसला सुनाते थे, तब देते थे फांसी। आजकल कोई पूछता है? मेरे अंकल जेलदार साहब उसमें असेसर होते थे, सारे ज़िलों में जहाँ पर था ना, सारा कुछ कर रखा था। हमारे हरियाणा के वो मिनिस्टर थे ना, क्या नाम उनका, अंग्रेज़ के टाइम में, कभी उनके काम में दखल नहीं दिया हैं। हाँ, छोटू राम।
छोटू राम ने कितने कानून पास करवाए हैं, कभी उनके मामले में दखल नहीं दिया। खिजरे याद खां होते थे चीफ मिनिस्टर पंजाब के, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते हुए किसी आदमी ने उनके खिलाफ दरख्वास्त दे दी। पटवारी ने उनको बता दिया, उन्होंने कि जो कोठी बाग में है ना, इसमें शामिला ज़मीन है। अच्छा। तो उन्होंने दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त देने पर उसकी पैमाइश हुई। पैमाइश होने पर वो साबित हो गया कि तो उसमें फिर दोबारा पैमाइश करी, दोबारा भी आ गया। तो उन्होंने मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऑल राइट, कोठी को गिरा दिया जाए। अच्छा। ये थे ज़माने। कहता जितना भाग इसका पार्ट इसमें आ रहा ना, उसको गिरा दिया जाए, मुझे नहीं चाहिए। तो पटवारी जी उनके पास गए, फिर महाराज मैंने माफ़ कर दो। कहते हम पटवारी हैं, जिम्मेदारों के लिए तो हम खुदा होते हैं। आप जब से चीफ मिनिस्टर बने हो, आपकी फैमिली मुझे भूल गई। देते थे ना सालाना कुछ। हाँ। कहता आपके पास आता नहीं कुछ भी? इनको ना पूछ नहीं आता, बुला के पूछ ले उनको। अच्छा। तो उन्हें बुलाया, इनको पटवारी को कुछ नहीं देते थे आप? उनको नहीं। उनको भाई पटवारी तो चलो कोठी तो मेरी कोई बात नहीं। उनको ना जी कोठी ना गिराओ। उनको क्या बात? अरे कोठी ना गिराओ, आप दोबारा ये तीसरी बार मिलने वाले हो। मैं फिर क्या हो जाए ना, आप चिंता क्यों करते हो? तीसरी बार। फिर उन्हें खिजरे याद खान ने कहा कि एक बार पैमाइश और कर दी जाए। पैमाइश करी तो कोठी अंदर आ गई। तो उसने उसको पटवारी को बुलाया, कह क्या बात थी? वो कड़ी हो रही थी, लोहे की कड़ी हो रही थी, छोटी छोटी कड़ियाँ हो रही थी उसमें। कहता है जब ये मैं जरीब दिया था, 2 कड़ी निकाल देता था। अच्छा। अब मैंने डाल दी। तो इसमें अच्छा देखो, अंग्रेज ने 1857 में अपने हाथ में राज लिया। इससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1857 में उन्होंने आकर देखा कि अजीब देश है, तो यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, वचनों में बंधे हुए हैं। वचन दे दिए कि जाओ फलाना कर दो, वो कर दो। तो उन्हें आकर के सबसे पहले लॉ कमीशन मुकर्रर करें। जो लाहौर की असेंबली है, अंग्रेज़ की बनाई हुई है। लखनऊ की असेंबली अंग्रेज़ की बनाई। 18 स्टेट थे उस वक्त। 18 के 18 में असेंबलियाँ बनाई, और 18 के शहरों में चीफ मिनिस्टर बनाए, इलेक्शन करवाए। चौधरी रणपत सिंह पाई वाले हमारे एमएलए हुआ करते थे, सर छोटू राम मिनिस्टर होते थे। तो अंग्रेज ने आकर जब देखा सारा ठीक हो गया सिस्टम, कभी किसी मिनिस्टर के काम में दखल नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि भी ये तो ठीक हो गया, शहरों का क्या करें। म्यूनसिपल कमेटी बनाई, 1935 में बनाई। तो 1935 में उन्होंने म्यूनसिपल एक्ट पास किया, म्यूनसिपलिटी बन गई, शहरों का हो गया। और उन्होंने सोचा अभी राज का भी बना लिया, चीफ मिनिस्टर बन गए, एमएलए बन गए, असेंबलियाँ बन गई, और ये भी हो गया। देहात का क्या बनेगा? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाए, सारे इख्तियार इनको दिए, डिस्ट्रिक्ट गाँव वालों को। स्कूलों के ट्रांसफ़र करना, हॉस्पिटलों के सारे ट्रांसफ़र दिए। उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखे थे, और कभी किसी का दखल नहीं दिया। हमारे रियासत पटियाला थी हमारी। अच्छा। ये जो अब अरविंदर है ना, इसका दादा हमारे महाराज होते थे। अच्छा। ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर है ना, जी, जी, जी। इसके दादाजी होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने किसी के उसमें दखल अंदाजी नहीं करी है ना। अच्छा, और किसी भी रियासत में अंग्रेज़ का कैलेंडर नहीं होता था। अच्छा, हिंदू? हाँ, दूसरा होता था ये जो हमारा, जो हमारा ये जेठ जाड़। हाँ। तो मैं जब कलैत से छठी स्कूल का 6 जमात का था, मैं कैथल आया ना, कैथल के टीचर देख करके मेरे सर्टिफिकेट, ये क्या भाई तेरा हम कैसे लिखें बर्थडे? मैं मुझे क्या पता जी। वहाँ जो मैंने निर्वाणा में तहसील थी, पेशियाँ जो मिलती थी ना, 15 साढ़ 15 सावन, ऐसे ये अंग्रेजी कैलेंडर तो था ही नहीं। अंग्रेज ने कभी इतराज़ नहीं कराया कि जितनी भी रियासतें थी ना, सब में किसी में अंग्रेजी कैलेंडर नहीं था। ये तो वो कभी उन्होंने इतराज़ नहीं कराया। तो मेरा फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से डेट निकाली है, मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा, आपको अगर याद हो कि कब ये फुसफुसाहट शुरू हो गई थी
कि बंटवारा होने वाला है, क्या हो गया था अचानक से, कैसे ये सब? ये बंटवारे की तो देखो जी लंबी हिस्ट्री ये है कि 1935 में पहले तो गांधी ने जीना को निकाला। ठीक है। वो जैसे कोई आदमी दुकानदार झाड़ू लग जाएगा देने, वो उठ के चला गया था। हम्म, फिर जीना को निकालने के बाद रास्ता सा उसका एक ही एम था, नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाना। महात्मा गांधी का। महात्मा मार बोली छोड़ के महात्मा, मैं मुझे नफरत है उस आदमी। ये महात्मा तो उसने बना दिया गोडसे ने। जी। कुत्ते की मौत मरता अगर वो ना मरता। हम्म, तो उस वक्त फिर ये जीना निकल गया। जीना जाकर अगर ये जीना को कांग्रेस में रखते आज पाकिस्तान ना बनता। हम्म, ये इस गांधी की बेईमानी थी कि वो नेहरू को बनाना चाहता, उसके बाप से पैसे लिए थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर जीना तो निकल गया, गांधी ने बड़ा आराम से आया, नेताजी आगे। अच्छा। मैं मेरे पर कटिंग है सारी, वो दिखाऊंगा आपको। नेताजी को कितना जलील करके निकाला इस आदमी को कांग्रेस से। गांधी ने। कांग्रेस तो थी ही नहीं, गांधी था बस सारा कुछ। ऑल इन ऑल, किसी की कोई पूछ नहीं थी, किसी भी बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं था किसी का पूछने का। यही जो कुछ करता तो था। नेताजी के साथ तो लोग पहले से थे, विश्वसनीय थे लोगों के लिए तो नेताजी ना। लेकिन इसने तो निकाला। मैं आपको ट्रेनिंग भी दे दूँगा, जो मिल गई मैंने दे दूँगा। इनने ऐसा कराया था ना, नेताजी ने 1932 में इलेक्शन लड़ना चाहा दोबारा। अच्छा। गांधी ने कहा अभी तो एक दफ़ा प्रेसिडेंट बन चुका है कांग्रेस का, अब दोबारा मत बने। उन्होंने कहा दोबारा बनूंगा, तो ये नहीं हटिया। गांधी ने सीता भाई पट्टर मैया को मुकाबले में खड़ा कर दिया। अच्छा। सीता भाई पट्टर मैया हुए करते, तो उसने हर एक वोटर के घर में गांधी खुद गया कि मैं खड़ा हूँ इसकी जगह। सीता भाई पट्टर कौन थे? लीडर था कांग्रेस का। अच्छा। सीता भाई पट्टर मैया का लीडर था बड़ा तगड़ा। उसने कहा कि भाई और कोई तैयार नहीं होया नेताजी के खिलाफ लड़ने से। उन्होंने कहा तू लड़। उन्होंने कहा मेरी वोट। उन्होंने कहा मैं दिखाऊंगा तेरे को। गांधी ने कहा मैं जिताऊंगा तेरे को। घर घर में गया गांधी, एक एक वोट में गया और जमान जब्त होगी उसकी। नेताजी बन गए। नेताजी बन गए तो गांधी के लफ्ज़ हैं वो मेरे अच्छी तरह भी याद हैं, दिस इज़ माई पर्सनल हार। तो फिर नेताजी ने पूछा था उससे कि इसमें पर्सनल क्या है? इलेक्शन तो इलेक्शन होता है। सही बात है। इलेक्शन तो इलेक्शन होता है। तो प्रेसिडेंट बन के नेताजी ने क्या कराया, कमेटी बनानी होती है, प्रोसेस था उस वक्त का, अब का तो कुछ और है ना। तो उसने कमेटी बना दी। कमेटी बना करके तो गांधी ने कहा कि भाई कमेटी वो एक मेंबर बुलाए, कहते तुम इस्तीफ़ा दे दो। उन्होंने क्या बोला, इनको दोबारा होनी चाहिए कमेटी। अच्छा। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। नेहरू ने भी दे दिया। एक शरद चंद्र बोस था, उसने नहीं दिया, वो उसका भाई था। भाई क्यों इस्तीफ़ा दें हम, हाँ। पता तो लगे। तो उसने जी कमेटी न वो फिर एक लिख दिया, भेज दिया, कमेटी की मीटिंग रख दी। तो नेताजी पे भी गया। नेताजी हॉस्पिटल में दाखिल थे उस वक्त। नेताजी ने कहा मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में दाखिल हूँ, कोई बात नहीं मीटिंग रख लेंगे यार, अब मैं राजी हो जाने दो। तो गांधी ने कहा नो, उसी दिन मीटिंग होगी। अच्छा। वो मेरे पास कटिंग पड़ी है, अब दिखाऊंगा आपको किसी दिन। हॉस्पिटल वाले विजिलेंस से उसको एम्बुलेंस में लेकर आए और स्टेज पे पढ़ा दिया। कहते हैं ये सीरियसली और आपने इसको मीटिंग में बुलाया। तो नेताजी ने पूछा अभी क्या चाहते हो आप? कहता कमेटी दोबारा बनाओ। कहते कमेटी तुमने बना दी थी। कहता नहीं ये नहीं, जो नाम गांधी चाहता है वो दो। उन्हें कहा कि अच्छा, वहीं स्टेज पे बैठे बैठे इस्तीफा लिख कर मेरा इस्तीफा दो। कांग्रेस छोड़ दी थी। पहले जिन्हों को निकाला, फिर निकाला इसने नेताजी को। आखिर में आकर के 1946 में एटली ने इंडियन इंडिपेंडेंस पेश कर दिया। उसने हमारे इनको गांधी को बताया कि भाई हम जा रहे हैं, अब तुम प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लो एक। 1948 में हम यहाँ से जाएंगे। ये तय हो गया था पहले ही? हाँ, ये 1946 में उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश कर दिया ना। अच्छा। वो मैं थोड़ी सी एक और बताऊँ आपको। ये जो एटली था ना, ये अपोजिशन लीडर था। अच्छा।
और चर्चिल था प्राइम मिनिस्टर, और वार शुरू थी जर्मन उस हिटलर के साथ। तो 1939 में उधम सिंह ने जाकर उसको मारा, क्या नाम था जिसने, डायर को। तो सारा इंग्लैंड कांप गया। कहता जब ये जलियांवाला बाग हुआ, जब ये बच्चा था, और 20 साल के बाद भी इसने अपनी बात याद रखी। कहता अभी हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। एटली था अपोजिशन लीडर, इसने कहा भी देखो जब तक हमारा वार हिटलर के साथ है हम भारत नहीं छोड़ सकते, सारी मिलिट्री तो भारत की लड़ रही है। तो लोग मान गए। अगले साल नेताजी निकल गए और हिटलर से जा मिले। कमाल है। तो लोगों ने फिर कहा कि इनका जी अब रहना वहाँ ठीक नहीं। एटली ने फिर कहा मैं मानता हूँ रहना ठीक नहीं है, हालात ख़राब हैं, लेकिन लड़ाई सारी मिलिट्री तो भारत की लड़ रही है, फिर आपको बचाएगा कौन? सही बात है। तो आप ये मैं वादा करता हूँ अगर लड़ाई ख़त्म होने के बाद इलेक्शन हुआ और मेरी पार्टी लेबर पार्टी पावर में आई, मैं प्राइम मिनिस्टर भारत छोड़ दूँगा। अच्छा। उन्हें मैनिफेस्टो में लिखा है अपने में कि अगर मेरी पार्टी भारत में आई तो 1940 में उन्हें इंडियन में पेश कर दिया। तो उसे पूछा गया था मैंने वादा कराया था। फिर वो 1956 में 56 में यहाँ आ गया। तो वहाँ का गवर्नर था जो कलकत्ता का, उसने पूछा जी मैं तो वहाँ आना चाहता था। कहता क्या वो 3 सवाल है मेरे कि आपने 1940 में इंडियन इंडिपेंडेंस पेश कर दिया, उसमें तो यहाँ कोई गड़बड़ थी ही नहीं। कोई भी तो आतंकवादी नहीं था, कोई वो नहीं था, ये क्या आपके दिमाग में आया? फिर उन्होंने बताया, कहते मैंने वादा कर रखे थे। और दूसरी बात यह है कि हमारा मिलिट्री से भरोसा उठ गया था। अच्छा। हमारा आज मिलिट्री नेताजी से प्रेरित हो चुकी थी। ठीक है, ठीक है। वो नेताजी से प्रेरित हो चुकी थी। और 1940 में जो म्यूटनी हुई वो भी उसी वजह से हुई। तो कहता हमने राज मिलिट्री के भरोसे किया था, तुम्हारे भरोसे में। सही। तो इसलिए हमने जाना। फिर उन्होंने पूछा ना भी 2 तो डरते मान, एक तो नेताजी का, एक वो नेवी में हुई थी। कहते गांधी जी हंस के जवाब दिया मेरे पास कटिंग है, वो तो हमारा अपना आदमी था। एटली कहता है वो हमारा अपना आदमी था। कहता तो हमारा अपना ही था, उससे क्या डर। दूसरी चीज़ आपको सुनाऊँ, बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं। 1911 में ये जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं ना, ये वायसराय हाउस था। ठीक है। इसका उद्घाटन करने के लिए वहाँ का किंग आया था, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5th वहाँ का किंग था। वो आके कलकत्ता ठहरा। कलकत्ता ठहर के उसने कहा कि मुझे कांग्रेसी लीडरों से मिलना है। तो उन्हें कहा नरम दल से नहीं, गांधी नेहरू से नहीं, गर्म दल से मिलूंगा। तो उन्हें कोशिश करके उनको जी गर्म दल तो आपके पास आना नहीं चाहता। बड़ी कोशिश करी। उनका फिर मैं दिल्ली जा रहा हूँ उद्घाटन के लिए, दिल्ली में लाया दो मुझे। अच्छा। उनका जी हम दिल्ली कोशिश करेंगे। फिर वो दिल्ली गया। दिल्ली भी गर्म दल वालों ने कह दिया हम नहीं मिलते। उन्होंने कहा जी तो नहीं मिलना चाहते आपसे। तो उस वक्त नेहरू ने, गांधी ने फिर क्या कि गर्म दल वालों से नफरत कराने के लिए इसकी आरती उतारी जाए। अच्छा। और ऐसी आरती उतारी जाए जिससे खुश होए। तो वो बंगाल का क्या रहा नाम उसका, पोएट रविंद्रनाथ टैगोर को कहा कि तुम एक ऐसी आरती लिखो जिससे बादशाह खुश होकर के जाए। वो बोले मैं नहीं लिख सकता, ये मैं इनकी तारीफ नहीं कर सकता। उसके दामाद को बुलाया फिर टैगोर के कि तुम लिखवा सके। फिर उसके दामाद ने कहा, कहता पिताजी आपने तो लिखने हैं, इसमें क्या? कहते रहे अंग्रेज़ों की तारीफ करूँगा। यूँ करना कर दिया। ये जो है ना जन मन गण गण, ये क्या है? ये हमारी गुलामी की निशानी है, धिक्कार है, डूब के मर जाना चाहिए लोगों को। मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ अगर सज़ा भी देंगे मुझे, मैं बोला तो जुमा नहीं खड़े होऊंगा। ये कोई गाना है हमारा, और सिंगल वॉइस से पास हुआ था। सारी पार्लियामेंट खिलाफ थी इस गाने के, पूरी की पूरी पार्लियामेंट, एंटायर पार्लियामेंट खिलाफ थी, एक नेहरू से किसी में। तो एक गाना गाया गया। फिर उसने इंग्लिश में इसका वो कराया। इंग्लैंड में जाकर उन्हें पता क्या कहा? कहते तुम तो कहते थे अंग्रेज़ हमारे खिलाफ ना, हिंदुस्तान हमारे खिलाफ है। कहते हो तुम भगवान मानते हैं और आप तो मुझे भगवान मानते ही नहीं।
कहता वो तो मुझे तो ये इस किस्म की बात नहीं न करो। टैगोर ने मरते वो तरीका करे, कहता आज मुझे बड़ा दुख है कि मैंने ये गाना लिख दिया, मैंने लिखना नहीं चाहिए था। गॉडसे का स्टेटमेंट पढ़ा कभी आपने? गॉडसे का स्टेटमेंट? हाँ भाई मैंने उसे क्यों मारा, ये वाला क्या? हाँ, जो आखिरी स्टेटमेंट था उसका, फांसी होगी उसके बाद। जी बताएं। वो मेरे पास, मैं सारी चीज़ दे दूँगा आपको। अच्छा। तो गॉडसे ने लिखा, अगर मैंने मारना होता ना तो मैं 15 अगस्त को मार देता इसको। मेरी इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी इसकी बिल्कुल कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन 15 अगस्त को के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर चढ़ाई कर दी, जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं। तो नया नया पाकिस्तान बना था, पैसा था नहीं, क्योंकि 46 में तो 47 में तो 48 में हमला कर दिया। 2 महीने के बाद पैसा था नहीं। मिलिट्री ने वहाँ कहा कि भाई पैसा ले आओ, खुराक ले आओ, कपड़े ले आओ, वेपन ले आओ, पैसा इन पर था नहीं। बंटवारा जो होया पाकिस्तान का 55 करोड़ हमारी तरफ रह रहा था, भी बाद में दे देंगे। तो पाकिस्तान ने कहा भी जो 55 करोड़ रुपया हमारा रह रहा वो दे दो। सरदार पटेल तो हमेशा कहता 55 की बजाय 65 भी दे दूंगा, पहले फौजें पीछे हटाओ। एक तो हमला करे हो हमारे ऊपर और हमारे से पैसा मांग रहे हो, पहले फौजें पीछे हटाओ। तो मुसलमान सारे इकट्ठे हो गए, मुसलमान इकट्ठे हो गए सारे, गांधी भी गए। गांधी फिर पटेल पे गया, पटेल ने बहुत जोड़ किया इसको। कहता मैंने पार्टी छोड़ दी, मैं कांग्रेस में नहीं रहा, फला नहीं रहा, मैं राज में। कहता राजकुमार में दखल क्यों दे रहा हमारे, आगे बन जा मेरी जगह वो मिनिस्टर। फिर ये नेहरू पे गया, मौलाना आज़ाद पे गया, वो ले गया नहीं जी, वो नहीं मानता, बात उससे ठीक है, फौजें पीछे हटाओ, पैसा ले लो। मैंने वो तो नहीं इनकार किया। कहता जब इसने मन व्रत रखा 17 जनवरी में, अच्छा 31 को तुम्हारे आई नहीं। कहता 17 जनवरी को जब इसने मन व्रत रखा ना 65,000 रुपये देने के लिए, कहता उस वक्त मैंने कसम उठाई थी कि इसकी गोली मारूंगा। इस हरामजादे को जो मन व्रत ने पार्टीशन को रोकने के लिए लगन से वो पैसे के लिए रख दिया। कहता 17 जनवरी से ही मैं लग रहा था इसके पीछे, लेकिन जब भी निशाना लगाता था कोई न कोई सामने आ जाता था, मैं इसको कल्ले को मारना चाहता था। 31 को मेरी बात में कहता मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं थी, ये ने हमारा कश्मीर रखवा दिया। बिल्कुल। कहता है सारा का सारा पटेल तो सारा कश्मीर ले लेता, आज ये समस्या नहीं बनी थी, बांट दिया ना। हैं तो इतना बदमाश आदमी था ये। अच्छा दूसरी बात एक और ना, कभी भी इतिहास में मजहब के आधार पर किसी देश की तस्कीम नहीं हुई, मजहब के आधार पर देश का कभी बंटवारा नहीं हुआ। हिस्ट्री उठा के देख लो आप, मजहब के आधार पर होता था। अगर हो ही गया था पूरे मुसलमान वहाँ जाने चाहिए थे और पूरे हिंदू यहाँ आने चाहिए थे। इसने पता था कि भी हिंदू नाराज हैं तेरे से और ये मुसलमान तेरे साथ ही रहेंगे, ये गलत किया। ये 35,000 लड़कियाँ के साथ जो या पाकिस्तान में तो बड़े जुल्म हुए हैं। तो गांधी ने जो है ना, अच्छा अब 15 अगस्त को हम नाच कूद के मनाते, क्या मिला था हमें, किस बात का था? रह गया दूसरी बात कि इस देश का तो शुरू से बुरा हाल था। इंग्लैंड तो ये खराब हो है, हर 5 साल तो रहेगा हो, लेकिन हम तो शुरू से खराब हैं। ये क्या तरीका था, राम को बुलाया, 14 साल का वनवास। कहता क्यों? कहते मैंने वचन दे रखे, तेरे वचन अपनी रानी ने दे रखे, इसने 14 साल के लिए क्यों भेज लिया? और राम में की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी यूँ पूछने के लिए कि पिताजी मैं तो 14 की बजाय मैं 16 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन एक तो बता दे, अगर राज्य वचनों बंद गई न्याय कौन करेगा? न्याय भी तो होना चाहिए कहीं। तुम तो वचन बंद गए। अंग्रेज ने आकर 1958 में आज देखा, ये तो लोग वचनों बंधे हुए हैं। द्रौपदी को नंगा कर दिया गया, राम को वहाँ भेज दिया गया, क्या समस्या? जब भी ला कमीशन में कर कि नो अपील, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ अगर दिया है तो अंग्रेज ने दिया है, अगर अंग्रेज यहाँ ना आता हमें डेमोक्रेसी का पता नहीं था। भारत में तो कभी डेमोक्रेसी नहीं, फिर मुसलमान आ गए थे। अंग्रेज एक, इसीलिए आज ये कहा जाता है सबूत लाओ, कहाँ लिखा है, क्या है। हाँ तो ये तो अंग्रेज ने कराया, अंग्रेज से पहले तो ऐसा था नहीं। बिल्कुल। पहला हमारे राजे महाराजों का था,
फिर इसका था। अंग्रेज ने आकर के बात करी है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ को आज़ादी कहते हैं। अगर देखा जाए आज़ादी देने वाले तो 1857 हमारा आज़ादी दे है, ये नहीं है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को कहते हैं आज़ादी। और रूल ऑफ लॉ हमें अंग्रेज ने दिया है। वो तो बड़े कमाल के लोग थे, और इन्होंने हमारे साथ धोखा कराया। तो नबी सोरा उसने, और उसका जो स्टेटमेंट है ना, क्या नाम है जिन्हें मारा था ये गांधी, गॉडसे का, उसमें लिख रखा, मेरे पास काफ़ी पड़ी है, हर हाथ मेरा माल था, और आखिर में जज रो पड़े। बड़ा जोर का बोल लिया वो, अम्बाड़े फांसी टूट गया था वो, मैं उस वक्त अम्बाड़े में था। अच्छा। तो अखबार में आया था, उन्होंने फांसी तोड़ने में कहता जी फांसी तो मैंने बहुत तोड़ी है, पर ऐसा नहीं मैं देखा था। तो आपने गोडसे को भी देखा था? ना, गोडसे को देखा। गांधी को देखा था? हाँ, गांधी को तो गांधी से नफरत थी मैंने शुरू से। तो आप वो बता रहे थे कि वो जो दंगे फसाद हुए थे उसकी चिंगारी कहाँ से हुई, कैसे हुआ, और आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा? मारे 2-3 आदमी निर्वाणे गए थे, निर्वाणे लाहौर से निर्वाणे गाड़ी आई है, औरतों की छुट्टियाँ काटी हुई थी, बुरा हाल कर रखा था। तो उन्होंने आके गांव में मेरे बताया, कहा भाई बहुत बड़ा जुल्म होया। कहता गाड़ी में देख कर रो पड़े हम, तो औरतों की छुट्टियाँ काटी हुई हैं, बड़े बड़े जुल्म करे हैं और होटल में। तो मैं तो पढ़े करूँ, मैं तो छोटा था तो गाँव हमारी थी आई है राजपूतों की, उसमें सारे लोग इकट्ठे हुए, उनका भी बदला लो, ये क्या तरीका है छुट्टियाँ काटने का? तो मेरे अंकल थे जेलदार, उसने कहा कि बात सुन लो, किसी औरत को मत छेड़ना, किसी लड़की को मत छेड़ना, और बाकी जो तुमने करना कर लो। थाना था हमारे वहाँ, SHO ने आकर ये बात कही, इनको देखो मैं तुम्हें शाम तक का टाइम देता हूँ, जितने मारने मार लो, अच्छा। शाम के बाद नहीं इजाज़त मिलेगी। मैं तो साथ घूमया था उनके, छोटे से थे हम तो मारने में। तो जी एक चूड़िया का चौक था, फिर जहाँ कहीं तो 4 मरे, कहीं 5 मरे, सारे इकट्ठे करने थे वहाँ। मेरे ख्याल है 60-70 लाशें हुई थी, और 17 गड्ढे भरे थे। गड्ढे सारे आपके गांव के थे? हाँ। अच्छा। 17 गड्ढे भरे थे। तो अच्छा, जब उस दिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, कनियाँ पड़ रही थी। एक राजपूत है कालू, तो एक आदमी ने आके कहा, कहता पूरे मुसलमान बैठे थे इसके पास, और इसने लुको दिए। तो सारे इकट्ठे होकर, सारे हम तो बच्चे थे, साथ चले गए। कालू ने कहते बता कहाँ वो मुसलमान है? कहता कौन है मुसलमान, यहाँ देख ले कोई मंदिर लुको रखा कहीं, कहाँ लुको रखे मैंने? तो एक आदमी बोला नहीं, भाई और तो मुझे पता नहीं, यो जो रेड़ू है ना, रेड़ू होता है जिसमें बैठ के जाया करे। कहता जब मैं आया ये सीधा खड़ा था, अब सारा मुद्दा हो जाएगी इसके बीच में। वो उठाया तो निकल गए, मेरे सामने मारे, बड़ा दर्द होता था। अच्छा, आपने देखा? हाँ, देखा, मरते ही देखे, काट दिए। तो एक और जगह देखा, मारे कुंबे में थे, सुंदर हो गया था नाम उसका, बड़ा तकड़ा था, बड़ा पहलवान था। तो एक जगह जब गए ना, तो वो जो मुसलमान था ना, वो ले गए भाई इनको लड़ते हुए मरूंगा, जो नहीं मरता मैं तेरे से लड़ूंगा। तो वो तो अंदर था, ये बाहर थे। वो जब तख्ता खोलता था ना, बाला मारता था, तो उन्हें कहा ये तो नहीं काबू आंदा, नीड़ी देर लगाई। तो भाई अरे इतने मुसलमान अपन मारे, डूब के मर जाओ, इसने मार के दिखाओ कोई। और वो कहता मुझे मारो। फिर एक सुंदर हो एक था जी, नाम था उसका सुंदर। वो कहता कोई बात नहीं, ऊपर चढ़ गया कोठे के चढ़ के ईंट वो पाड़ी, छत पाड़ी, और वो बाला लेके खड़े हो गया, कहा नीचे। तो कमाल की बात है, वो इतनी जल्दी कूद दिया, उन्हें पता नहीं लगा। अच्छा। और अंदर जाके मार दिया। तो वो चीज़ें आज भी याद है हमें। तो फिर जी थानेदार ने कहता भी शाम तक 14 गड्ढे भरे थे, 13-14 गड्ढे लाशों के। अच्छा। उनमें कुछ तो ऐसे थे जो उनमें अभी जान थी, नहर में डाल कर आए थे। सरसा ब्रांच हमारे गाँव से एक मील दूर है। 14 गड्ढे भरे थे लाशों के। और ये सारे के सारे मुसलमान थे? हाँ, मुसलमान नहीं मारे तो इन दोनों तो क्या ना मारे थे। एक पहलवान था,
तो खाजा खाजा उसका नाम था, बहुत काम का आदमी था। तो मैं हम जहाँ बैठे थे ना वहाँ से दौड़ के निकला वो नहीं आता है, फिर किसी भाग गया। भाग गया। वाह। अच्छा, कितनी उम्र थी उसकी, किसकी? खाजे की? काफ़ी पहलवान था वो तो, अच्छा अच्छा। तगड़ा पहलवानों में था और बड़ा गात का वो था। और आपके बराबर के जो दो दोस्त थे आपके अकेले पढ़ाया करते, हाँ, वो? अबरी और इकबाल। हाँ, वो कित गए? पता नहीं लगा फिर मैं कित गए, क्योंकि मुसलमान तो उस पर रहे ही नहीं था कोई यहाँ पर। हाँ। वो कैंप में आ गए थे, जो बच्चे थे ना मुसलमान हैं, कैथल में कैंप लगा था बड़ा तकड़ा, अच्छा। कैंपों में आ गए थे। अच्छा, मैं जाट स्कूल में पढ़े करूँ था, तो हमने क्या भाई एक हेड मास्टर था, माँ जी हमारे गाँव में मारे हैं मुसलमान, और ये कैंप में जो मुसलमान है ना इनमें गलैत के भी हैं, अगर इन्हें पता लग गया ना मैं गलैत का हूँ मुझे मार देंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं। उसने जी फिर एक चपरासी को बुलाया, एक गोफिया होता है उसमें गारे का लड्डू सा होता बना, वो चलाता था, कमरे में चलाता था, ऐसा लगता है जैसे बंदूक चली हो। तो वो रात को प्रैक्टिस करता था। तो कैंपाड़े गए एसडीएम पे, उन्होंने कहा जी जाट स्कूल में ट्रेनिंग दी जा रही है हथियारों पर, हमारे पे हमला करेंगे। अच्छा। तो एसडीएम ने बुला लिया, उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं है, मिट्टी के कुएं हैं। अच्छा। उन